नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कतर के बारे में। कतर मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्री है और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स खड़े हैं। जहां एक तरफ ईरान का अपना पावर ब्लॉक है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का अपना पावर ब्लॉक है। लेकिन इस छोटी सी कंट्री ने दोनों पावर ब्लॉक्स को चैलेंज कर दिया है। निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में चैलेंज किया है। प्लस अगर पूरे दुनिया में किसी भी सब कॉन्टिनेंट पर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अगर वहां पर मीडिएशन के थोड़े से भी चांसेस है ना, तो वहां पर आपको कतर मीडिएशन करता हुआ मिल जाएगा। चाहे वो रवांडा का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाहे वो सुदान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाहे वो तालिबान वाला इशू हुआ, हर जगह पर मीडिएशन करता हुआ सिर्फ एक देश मिलेगा, कतर मिलेगा। इसीलिए मैं कतर को कई बार कंपेयर करता हूं राशिद खान के साथ। आपको पता है कि राशिद खान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं और राशिद खान के साथ कंपेयर करने का रीजन क्या है कि राशिद खान को कहा जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी लीग्स होती, चाहे वो आईपीएल हो गया, चाहे वो पीएसएल हो गया, चाहे वो बिग बैश हो गया या वेस्ट इंडीज की कोई लीग हो गई, हर जगह राशिद खान खेलते हुए मिल जाएंगे और हर कंट्रीज के जो आउटसाइडर फेवरेट होते हैं वो राशिद खान होते हैं। तो इसीलिए वही राशिद खान जो है वो कतर है। कतर सारे दुनिया का, सारे देश जितने भी देश हैं, किसी की दुश्मनी कतर से नहीं है, बल्कि सबका फेवरेट कौन है? कतर है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कतर किस तरीके से अपनी किस पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया में इतना बड़ा मीडिएटर बनकर के सामने आया है, जबकि इतनी छोटी सी कंट्री है वो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से दैट दी आईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड दिस अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच के अंदर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये पूरा बैच एमके सर टीम की गाइडेंस में चलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे से कनेक्ट करके डायरेक्ट मेंटरशिप ले सकते हो। प्लस इस बैच में आपको 60% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। दिया सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको कंटेक्स्ट के लिए कतर की लोकेशन को थोड़ा सी समझना होगा। बेसिकली कतर देखो पर्शियन गल्फ में स्थित है यहाँ पर, और अगर इसकी नेबरिंग कंट्रीज आप देखोगे तो यूएई है नेबरिंग कंट्री, दूसरी तरफ बहरीन है और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। प्लस इसके अपोजिट जस्ट ईरान पड़ता है। तो पर्शियन गल्फ आपको पता है कि ये पर्शियन गल्फ की जो कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और काफी रिच हैं ये कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पर्शियन गल्फ के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में गैस फील्ड्स पाए जाते हैं, प्लस ऑयल रिजर्व भी पाए जाते हैं। और ये कंट्रीज उसका एक्सप्लोरेशन करती हैं और बाहर एक्सपोर्ट करती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और इसीलिए ये सारी कंट्रीज बहुत रिच हैं। लेकिन कतर को आप आज जैसा देख रहे हो, कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1995 के पहले अगर आप देखोगे तो कतर की हालत तब बहुत खराब थे। कतर में आप समझ लो कि गरीबी थी एक तरीके से, और दो कंट्रीज जो कि यूएई और सऊदी अरेबिया के हिसाब से ही कतर चलता था, पूरा डोमिनेट करती थी वो कतर के ऊपर। बट 1995 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जो कि कतर के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा फायदा लेकर के आई। 1995 में क्या होता है कि वहां के जो प्रिंस थे उन्होंने अपने फादर के खिलाफ, वहां पे अपने फादर के खिलाफ एक मिलिट्री कू किया और उनको पावर से हटा करके खुद पावर में आए अल्थानी। और जैसे ही खुद पावर में वो आए उसके बाद उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए। मेजर चेंजेस में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं कर दिया, लेकिन जो चीज उनके पास मौजूद थी उसको पहचाना, उसकी ताकत को पहचाना। अब अपने मेजर चेंजेस में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने गैस फील्ड्स पर ध्यान देना शुरू किया। देखो ये कतर है और यहाँ पर इस वाले एरिया में पूरा गैस फील्ड पाई जाती है, बड़ी मात्रा में गैस पाई जाती है, जिसको शेयर करते हैं कतर और ईरान आपस में। अब आपस में शेयर क्यों करते हैं? एक तरीके से आप समझ लो कि ये कुछ इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन का जो इधर का जो गैस फील्ड है उस पर एक्सप्लोरेशन ईरान करता है और इधर पर कतर करता है। क्यों शेयर करते हैं? बिकॉज ये इनका इनका ईईजेड है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको मैं बता चुका हूं कि जो भी मिनरल्स या कुछ भी नेचुरल गैस फील्ड या कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसमें जिस कंट्री का वो ईईजेड होता है वो कंट्री वहां पर एक्सप्लोरेशन करती है और उसके फायदे लेती है। तो उसी तरीके से उन्होंने अपने गैस फील्ड को पहचाना, उसकी ताकत को पहचाना, वहां पर उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज किया और गैस फील्ड में एक्सप्लोरेशन शुरू किया। वहां पर बाहर की कंट्रीज को जो है इनवाइट किया अपनी कंट्री में और उनको बोला कि आप हमारे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करिए, और ये ऑयल को उन्होंने और इस गैस को उन्होंने फिर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अगर एलएनजी में एक्सपोर्टर्स की बात करूं, टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स की, तो उसमें कतर तीसरे नंबर पे आता है रशिया और ईरान के बाद। और कतर के इसी एक्सपोर्ट्स की वजह से आज कतर की इकोनॉमी का आप देखोगे हालत तो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। अब ये अगर आप 1995 में देखो, ये कुछ फिगर्स हैं, ये फिगर्स पूरा ना बिलियन डॉलर्स में है, बिलियन यूएस डॉलर्स में है, इसलिए मैं सिर्फ फिगर का नाम लूंगा, बार बार बिलियन बिलियन नहीं बोलूंगा। तो आप 1995 में अगर देखोगे तो यहाँ पर 10 से भी आप देखो 10 बिलियन डॉलर से भी कम थी इनकी जीडीपी। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा ये अपवर्ड ट्रेंड जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इनकी जीडीपी के अंदर में। और आज की डेट में आप 2023 में देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी इनकी बन चुकी है। और अभी एक्सपेक्टेड क्या है कि 2030 आते आते ये लोग 300 का नंबर भी क्रॉस कर जाएंगे, 350 का नंबर तक ये लोग पहुंच जाएंगे बहुत इजीली। अब आप समझो कि इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आखिर कैसे हो रही है, सवाल आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। इन्होंने अपनी एनर्जी की जो एफिशिएंसी है उसको पहचाना। अब कतर ने अपनी इसी एनर्जी एफिशिएंसी को पहचान करके ना बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। और अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे तो अभी और ज्यादा एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ रहा है। देखो ग्रोथ नेक्स्ट स्टैग्नेंट हो जानी चाहिए। जब इन्होंने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को समझ लिया, एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, एक नंबर तक आप बढ़ा सकते हो, तो ये चार्ट जो है वो फ्लैट हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए प्राइसेस के हिसाब से। तो ये, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे दिख रहा है यहाँ पर आपको? जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों दिख रही है? क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है। देखो पहले ना एलएनजी का अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो कतर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। जैसे कि जापान में बहुत ज्यादा किया, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा किया करता है। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 2-3 सालों में उसने अपना फोकस को चेंज किया है।
और कतर अब क्या करने लगा है कि अब अपनी जो एलएनजी है बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में भेजने लगा है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे ये सब कुछ हुआ और कतर के लिए कैसे बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ, वो आगे भी कवर करूंगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो सऊदी अरेबिया की जीडीपी कर, इतनी बड़ी कंट्री है ना सऊदी अरेबिया, उसकी जीडीपी पर कैपिटा 71,000 के करीब, और कतर की जो जीडीपी पर कैपिटा वो 118,000 के करीब है। तो अब आप समझ लो कि पूरी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जीडीपी पर कैपिटा की अगर बात करूं तो वो कतर है। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे, देखो सबसे पहले ना ये गेम पूरा शुरू होता है 2022 में। रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर चलने लगा, जिसके ऊपर से जिसकी वजह से क्या हुआ, रशियन ऑयल पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग गए। आपको पता है एक प्राइस कैप लग गया कि $60 से ज्यादा पर बैरल पे आप नहीं बेच सकते। तो इंडिया ने भी बहुत सस्ते में खरीद लिया और वो पूरा सिनेरियो आपको पता है कि इंडिया फिर अपने रिजर्व में भरा और फिर उसको बेचना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, और उसके थ्रू रशिया का भी धंधा चल रहा है किसी किसी तरीके से, और चाइना के थ्रू भी रशिया ने काफी ज्यादा अपने ऑयल का बिजनेस किया। अब रशिया ने ना ब्लैकमेल करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को, अब यूरोप में क्या होता है ना कि गैस की बहुत ज्यादा डिमांड है एलएनजी की, और एलएनजी से ही समझ लो आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज चलती हैं। अब ये सारा जो एलएनजी है, रशिया क्या करता था, रशिया में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं गैस के, तो वहां से जितना गैस एक्सप्लोर करता था रशिया, उसको 40% जो यूरोप का पूरी एनर्जी डिमांड है ना पूरी गैस की, वो रशिया फुलफिल करता था। 40% गैस यूरोप में जाते थे। अब रशिया ने और ये गैस कैसे भेजता था उसको समझ लो आप, ये गैस इन पाइपलाइंस के थ्रू भेजता था। ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं, ऐसी 3 पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू पूरे यूरोप में रशिया अपने गैस को सप्लाई करता है। अब जब ये सैंक्शंस यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने मिलकर के रशिया के ऑयल पर लगाया, तो रशिया ने इन कंट्रीज को ब्लैकमेल करने के लिए कि भाई सैंक्शन हटा लो, वरना मैं अपने गैस फील्ड में अपनी गैस भेजना बंद कर दूंगा। उसने क्या किया, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कर दिया, वन को पूरा। और जर्मनी में ये पाइपलाइन जाती थी, देख रहे हो आप, रशिया से पूरा जर्मनी में जा रही है, और जर्मनी में जबरदस्त गैस की कमी हो गई। पूरा जर्मनी एक तरीके से रशिया के गैस पर ही डिपेंडेंट था। आप कह लो पूरा जर्मनी के अब आधा यूरोप जो है वो रशिया के गैस पर डिपेंडेंट था। 40% का वैक्यूम क्रिएट हो गया पूरे मार्केट में। पूरी तरीके से रशिया ने उसको बंद नहीं किया है, बट आने वाले 2024 तक में, पूरा 2024 का साल अगर आप देखोगे, धीरे धीरे पूरे सारी पाइपलाइंस को बंद कर देगा और बिल्कुल गैस की कमी हो जाएगी पूरे यूरोप के अंदर में। अब गैस की कमी से क्या हुआ, गैस की वजह से वहां के जो प्राइसेस हैं गैस के बहुत ज्यादा बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि गैस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसके प्राइसेस बढ़ गए। और उससे क्या हुआ, पूरा इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से भागने लगा है, और जर्मनी में पूरा उसका असर दिख रहा है। जर्मनी में आप कभी जाकर सर्च करना, प्रोटेस्ट होने लगे सरकार के खिलाफ और सबके खिलाफ कि प्राइसेस इतना हाइक हो रहे हैं, कैसे आम आदमी कैसे चलेगा। ये सारा कुछ किया रशिया ने पूरा ब्लैकमेल करने के लिए यूरोप को। तो अब जैसे ही ये पाइपलाइन रशिया ने बंद कर दी, 40% का पूरे मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो गया। 40% का ये जो फुलफिल कौन करेगा, तो आपके दिमाग में आया होगा चार्ट देख करके, ईरान से ले लो। तो ईरान की कहानी अलग है, ईरान की कहानी भी समझा देता हूं। देखो पूरी बहुत लंबी कहानी है ईरान न्यूक्लियर डील से लेकर के सारी कुछ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि कंटेक्स्ट मिले, आपको ऐसा ना हो कि समझ ना आए। अब ईरान की कहानी ये है कि ईरान ने ना एक न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील नाम से साइन की थी, जिसमें यूएस भी था और ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, ये बहरीन वारीन सारी कंट्रीज थी। बेसिकली क्या था कि कहा जा रहा था कि ईरान के ऊपर पहले से बहुत सारे सैंक्शंस लगे। आपको पता है कि उसने ना बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा किया, जैसे असद रिजीम को वहां पर सपोर्ट कर रहा है सीरिया के अंदर में, फिर वहां पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हौदीस को खड़ा किया है। ये सब की वजह से ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने मिलकर के, और ईरान के ऑयल पर सैंक्शंस थे, हर चीज पर सैंक्शंस थे जो ईरान एक्सपोर्ट करता है। अब उन सैंक्शंस को हटवाने के लिए ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन की कि मैं न्यूक्लियर वेपन किसी भी तरीके का नहीं बनाऊंगा, और मैं इन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनको कोई सपोर्ट नहीं दूंगा। और वो न्यूक्लियर डील में ऐसा ऐसा कुछ शर्तें थी कि यूरेनियम जो है जिसको यूज किया जाता है बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर में वेपन में, तो वो यूरेनियम के जो मेरे रिजर्व्स हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा, डिमिनिश कर दूंगा, सिर्फ 300 किलो यूरेनियम रखूंगा, ऐसे ऐसे करके पूरी डील साइन हुई थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आप सबको पता है, पावर में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया, और जैसे ही विड्रॉ किया तो ईरान के ऊपर से दोबारा से सैंक्शंस लग गए। तो ईरान ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन गया है। ईरान से आप नहीं खरीद सकते एलएनजी, क्योंकि ईरान का कोई भरोसा नहीं है, और जैसे जैसे उस पर सैंक्शंस लगेगा वो और महंगा करते जाएगा। तो वो भी क्या होगा, ओवर डिपेंडेंस जैसे रशिया पर थी यूरोपियन कंट्रीज के एलएनजी के लिए, भाई ओवर डिपेंडेंस जो है ईरान के ऊपर हो जाएगी, और इसीलिए ये लोग ईरान से नहीं लेना चाहते। और जैसा कि आपको पता है कि यूएसए का अगर आप इलेक्शंस फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का फिर से चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो पावर में आ जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आएंगे और दोबारा से वो सैंक्शंस को और ज्यादा हार्श कर देंगे ईरान के ऊपर, और फिर जो गैस आ रहा है वो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो ईरान से नहीं लेना चाहते। एंड देन इसी आपदा को अवसर बनाया कतर ने। कतर ने क्या किया, कतर ने खुद आगे जाकर के डील ब्रोकर करनी शुरू करी इन कंट्री से। सबसे पहली डील जो कतर ने ब्रोकर की वो जर्मनी के साथ की। और कतर ना शॉर्ट टर्म डील्स नहीं कर रहा है एलएनजी के एक्सपोर्ट के लिए, कतर लॉन्ग टर्म डील कर रहा है। पहले वो जापान और साउथ कोरिया को भेजता था, 3 साल या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखता था कतर उनको जितना गैस सप्लाई करने का। लेकिन अभी आप देखोगे मेजर पॉलिसी चेंज की है कतर ने, और अब यूरोप की तरफ कतर बढ़ा है, अपने पूरा फोकस यूरोप पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 40% जो है मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो गया रशिया के गैस हटने की वजह से। तो अब कतर वहां पर यूरोप में जाकर के सबसे पहले उसने डील की जर्मनी के साथ, जहां पर उसने 15 ईयर की डील करी। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं, इसने यही ऐसी डील नीदरलैंड के साथ की 20 साल की, और नीदरलैंड के अलावा इसने फ्रांस से भी की, इटली से भी की, और सब देखोगे 20-20 साल 25-25 साल की इसने डील कर दी। अब इस डील से क्या हुआ, इसने अपना 25-30 साल का आने वाला जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर दिया, और प्राइस का ना
एक उसने कैप रख दिया है कि इतने प्राइस से ऊपर मैं कभी आपको नहीं दूंगा। और प्राइस का कैप की वजह से क्या है कि ये सारी कंट्रीज अपने यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगी, और इसीलिए इन कंट्रीज ने कतर पर अपनी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब धीरे धीरे जैसे कतर इन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू करेगा, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए कतर ने, तो जो रशिया का जो 40% का वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, जो रशिया यूज कर रहा था ब्लैकमेल करने के लिए, वो खत्म हो चुका है। अब यूरोप कंट्रीज जैसे ही कतर से लेने लगेंगे, हाँ हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आगे चल के ये दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म भी हो जाएगा ना, फिर भी कतर जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके लगातार यूरोप में अपनी पकड़ बनाए रहेगा। अब इस एनर्जी जो डील है और इस पूरा ब्रोकरेज जो है एनर्जी का जो कतर कर रहा है, पूरा एलएनजी का यूज करके अच्छे रिलेशंस बना रहा है दूसरी कंट्री से, उसको वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस से नहीं यूज करता है, उसको वो पॉलिटिकली भी यूज करता है। पॉलिटिकली कैसे यूज करता है? अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको पता है कि यूएसए और तालिबान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर में। अब ये पूरा अफगानिस्तान वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि यूएस का उसमें क्या इशू हुआ था और यूएस का क्यों वहां पर यूएस फोर्सेस जो थी वो 20 साल से लड़ रही थी। अब उसमें दोहा में डील साइन हुई, जहां पर तालिबान के ऑफिशियल्स आए हुए थे और यूएस के ऑफिशियल्स आए हुए थे, और इन दोनों ने बैठ करके, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया था ना कि हम अपनी फोर्सेस को तालिबान से वापस, मतलब अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए थे तो उन्होंने कहा था ना कि हम अफगानिस्तान से अपने यूएस ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। क्यों कहा था? क्योंकि एक दोहा डील साइन हुई थी, और वो दोहा डील ब्रोकर किसने कराई थी? वो दोहा डील कतर ने ब्रोकर कराई थी तालिबान के जो ऑफिशियल्स थे उनके और यूएस के ऑफिशियल्स के बीच में, और तब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया कि हम अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं। तो वहां पर डील साइन करवाई। वैसे ही रवांडा और कांगो के बीच में डील साइन कराई। देखो रवांडा और कांगो का आई होप आपको पता होगा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर नहीं पता है तो कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं। इनका ना अपना लैंड को लेकर के और नेचुरल मिनरल्स को लेकर के, उसके ऊपर कब्जे को लेकर के, वो जमीन पर, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों में, रवांडा और कांगो में। तो रवांडा और कांगो के बीच में जो सीज फायर डील साइन हुई है वो भी अभी कतर ने करवाई है। और उसी के साथ साथ सूडान में भी, जो सूडान का आपको पता है साउथ सूडान जो अलग हो चुके हैं, और उसके बाद भी जो है काफी रिबेल ग्रुप्स वहां पर खड़े हैं जो कि सूडान की मिलिट्री से लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी जो डील साइन हो रही है वो भी कतर के बीच में, कतर उसमें नेगोशिएशन कर रहा है। तो ये इस तरीके से कतर ने, अगर दुनिया में आप देखोगे जितनी बड़ी कंट्रीज है सब कतर के फ्रेंड है, चाहे वो इजराइल हो गया, चाहे वो यूएस हो गया, सारी कतर की दोस्त हैं, और उसको यूज करके अपनी इस दोस्ती को वो बीच में निगोशिएट करता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवा देता है। जैसे इजराइल और हमास का आप देखोगे ना कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर आप उसको काफी फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कि 4 दिन का सीज फायर साइन हुआ था दोनों हमास के बीच में, इजराइल के बीच में, और ये 4 दिन का सीज फायर भी कतर ने करवाया था साइन। कतर ने हमास के ऑफिशियल से बात की पैलेस्टाइन में, और उसके बाद इजराइल से बात की, क्योंकि इजराइल से भी काफी अच्छे रिलेशन है ड्यू टू यूएस से भी काफी अच्छे रिलेशन है, तो ड्यू टू यूएस इजराइल से भी काफी अच्छे रिलेशन है। और कतर एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है, और इजराइल को रिकॉग्नाइज करके इजराइल और हमास के बीच में उसने 4 दिन का सीज फायर साइन करवाया था। और जो 150 पैलेस्टीनियंस को छोड़ा है ना इजराइल ने, प्रिजनर्स को, वो भी कतर ने ब्रोकर कराई थी डील। तो इसीलिए कतर जो है वो ना ही सिर्फ एलएनजी का बड़ा बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनने वाला है पूरी दुनिया में, और बहुत जल्द वो ये बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएगा। जैसे ही उसने अपनी पाइपलाइन सेटअप कर ली, कतर जो है रशिया को पूरा गेम से आउट कर सकता है, और ईरान को भी गेम से आउट कर सकता है, और इस तरीके से वो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा पावर ब्लॉक बन करके देखना सामने आएगा बहुत जल्द में। और इस पूरे बिजनेस को यूज करके कतर ने अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्रिएट कर लिए हैं पूरी दुनिया में, जहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा रहा है, निगोशिएटर बन रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कभी सऊदी अरेबिया क्या करता था, ठीक उसी तरीके से जैसे यूएस करता है, ठीक वही अब कतर करने लग गया है। तो आप समझो कि एक छोटी सी कंट्री इस तरीके से इन सारी पॉलिसीज को यूज करके आज दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने के कगार पर है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।